गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी सैनी। अपन चल रहे थे लास्ट एपिसोड के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पेपर पे। अपना पेपर है सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसके बारे में अपन ने कुछ टॉपिक ऐसे थे जो डिस्कस कर लिए थे कि डिजीज क्या होती है, किस टाइप्स के पैथोजन्स होते हैं, नॉन पैरासाइटिक पैथोजन क्या होते हैं, पैरासाइटिक पैथोजन क्या होते हैं, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। लास्ट एपिसोड में अपना जो टॉपिक था वो था कि अगर कोई डिजीज़ कोज होती है तो उस डिजीज़ के कारण प्लांट बॉडी पे जो है वो किस किस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लास्ट अपना टॉपिक था कि लोकल सिम्टम्स और सिस्टमिक सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। लोकल जो सिम्टम्स थे वो बॉडी के पर्टिकुलर किसी पार्ट पे होने वाले सिम्टम्स थे, और सिस्टम से होने वाले जो सिम्टम्स थे वो ऐसे सिम्टम्स थे जो पूरी प्लांट बॉडी को क्या कर रहे थे, इन्फेक्टेड कर रहे थे। जैसे रूट पार्ट को शूट, एक बार बॉडी का अगर एक भी पार्ट इन्फेक्टेड होता है तो कुछ टाइम बाद में पूरी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, उससे इन्फेक्टेड हो जाती है। और लोकल जो सिम्टम्स थे, लोकल जो डिजीज़ थी, अगर बॉडी के किसी एक पार्ट पे वो डिजीज़ होती है तो वो उसी एक पार्ट पे ही रहती है, यानी कि वो दूसरे जो प्लांट बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं करती है। कल यहाँ तक अपन ने जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि जिसके अंदर ये सिम्टम्स मान लो एक प्लांट बॉडी पे भी होते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, या फिर पूरे प्लांट बॉडी को क्या कर जाते हैं, वो इन्फेक्टेड तो करते ही करते हैं। क्या वाकई में वो कई सालों तक आने वाली जनरेशन या आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं प्लांट बॉडी की उनको भी संक्रमित करते हैं। तो इसके बेस पे वो 3 टाइप्स के अपन ने कल जो है अच्छे से लास्ट एपिसोड में डिटेल से पढ़ा था। एक थे एपिडेमिक, एक थे एंडेमिक और एक थे स्पोरेडिक। एंडेमिक, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। जब आप पीजी लेवल में अगर कोई स्टूडेंट एमएससी करता है आपके में से बॉटनी से, तो वो एक पैंडेमिक डिजीज़ और पढ़ेगा। ये पैंडेमिक के सिम्टम्स एंडेमिक के जैसे होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये वाले स्पेशल एरिया और स्पेशल टाइम के लिए थे, वैसे ही वो सिम्टम्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया और टाइम तो होता ही होता है, पर्टिकुलर प्लांट के लिए भी होते हैं, वो पैंडेमिक होते हैं, जिसके बारे में अपन यहाँ ज़्यादा वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपना टॉपिक जो है वो अपने सिलेबस में पैंडेमिक नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि एपिडेमिक, एपिफाइटोटिक्स के अलावा एक पैंडेमिक डिजीज़ और होती है। लोकल सिम्टम्स और सिस्टमिक सिम्टम्स अपन ने कॉज के लिए अपन ने कल डिटेल से पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि चाहे लोकल सिम्टम्स हो चाहे वो सिस्टमिक सिम्टम्स हो, यानी कि बॉडी का चाहे एक पार्ट इन्फेक्टेड हो चाहे पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो, लेकिन वो हुई किसके कारण, उसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो उसके कॉजेज के बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट जो अपना कॉजेज आता है वो आता है प्राइमरी इन्फेक्शन मेथड। प्राइमरी इन्फेक्शन मेथड्स। फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इन्फेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम प्रथम बार जो इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा हुआ, वो क्या होते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन की मेथड्स। अब अपन इनकी मेथड्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो मेथड है, जैसे सीड बॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज,
और सॉइल बॉर्न डिजीज। यदि कोई डिजीज किसके कारण कॉज होती है, किसी सीड के कारण ही फर्स्ट टाइम कॉज होती है, वो कहलाती है सीड बॉर्न डिजीज। जो डिजीज किसके कारण कॉज होती है, एयर के कारण, वो सारी डिजीज क्या कहलाती हैं, एयर बॉर्न डिजीज। जितनी भी डिजीज किसके कारण कॉज होती हैं, सॉइल के कारण, वो सारी डिजीज क्या कहलाती हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक प्राइमरी इन्फेक्शन की जो मेथड्स हैं वो 3 टाइप्स की मेथड्स हैं, एक सीड बॉर्न डिजीज, एक एयर बॉर्न डिजीज और एक सॉइल बॉर्न डिजीज। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार इस चीज़ को अच्छे से ब्रीफली। सीड बॉर्न डिजीज किससे बॉर्न होंगी, जन्म लेंगी, सीड से जन्म लेंगी, बीज से ही वो डिजीज जन्म लेंगी। जैसे अपन इसको एक सिंपल एग्जांपल्स के फॉर्मेशन में समझें कि हमने हमारे खेत में, मान लो सपोज करो कि इस बार गेहूं हमने उगाए, ट्रीटेड सीड हमने यूज किए, सर्टिफाइड सीड यूज किए जिनको हम पैकेट वाले सीड कहते हैं। जैसे आपने ट्रीटेड सीड यूज किए, लेकिन जो है आपने इस बार खेत के अंदर उनको ग्रो करवाया किसी भी माध्यम के द्वारा या किसी भी प्राइमरी इन्फेक्शन के द्वारा, वो सीड इस वर्ष संक्रमित नहीं है, लेकिन जैसे ही फसल कटाई हुई तो किसी हवा के माध्यम से, किसी जंतु के माध्यम से, किसी ह्यूमन बींग्स के माध्यम से, जल के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा वो सीड क्या हो गए, संक्रमित हो गए। मतलब सीड के चारों तरफ पाए जाने वाला जो सीड कोट होता है उसके ऊपर सपोज करो कि फंजाई के जो स्पोर हैं वो चिपक जाते हैं। इस बार आपने फसल ग्रो करवाई, जैसे आपने थ्रेशरिंग करवाई तो थ्रेशरिंग के बाद में जो सीड आपने गेहूं की फसल प्राप्त करी, तो उस फसल के अंदर जितने भी सीड आपको मिले तो आपको लगा कि हमारे खेत के सीड तो बहुत अच्छे हैं। आपने क्या किया, उनमें से कुछ सीड, कुछ बीज जो हैं स्टोर करके आपने अलग रख लिए। जैसे आपने उन बीजों को स्टोर करके रखा कि नेक्स्ट ईयर बार बार सर्टिफाइड सीड कौन लाएगा, इन्हीं को यूज कर लेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन सीड को स्टोर करके रख लिया। अगले वर्ष आपने उन सीड को क्या करवाया, खेत के अंदर ग्रो करवाया। जैसे ही खेत के अंदर आपने उन सीड्स को ग्रो करवाया तो उनके सीड कॉट पे किसका इन्फेक्शन है, किसका संक्रमण है, स्पोर का संक्रमण है, स्पोर चिपके हुए हैं। तो जैसे ही ये सीड क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, सीड जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीज। सीड कोट को क्या कहते हैं, बीज आवरण। फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक। स्पोर को क्या कहते हैं हिंदी में, बीजाणु। बीजाणु। तो बीज के आवरण के चारों ओर कौन चिपके हुए हैं, कवक के स्पोर चिपके हुए हैं। जैसे ही आप अगले वर्ष इसी सीड को क्या करवाओगे, आप ग्रो करवाओगे, वृद्धि करवाओगे, उगाओगे आप इसको। तो जैसे ही हमने खेत के अंदर इसको ग्रो करवाया, यानी कि सीड को हमने उगाया, तो जैसे ही हम खेत के अंदर इसको उगाते हैं तो इसके सीड कोट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट थे, फंगस के स्पोर, कवक के बीजाणु प्रेजेंट थे। अब ये प्लांट जैसे ही अपनी वृद्धि करता है, जैसे ही ये प्लांट अपनी वृद्धि करेगा तो इसी के साथ में कौन वृद्धि करेंगे, ये कवक के बीजाणु। ये कवक के बीजाणु भी क्या करेंगे, अपना जर्मिनेशन करेंगे और इसी प्लांट्स के अंदर क्या करेंगे, अपनी वृद्धि करना स्टार्ट कर देंगे, वृद्धि करना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्लांट को क्या करेंगे, ये प्राइमरी स्टेज में ही प्राथमिक अवस्था
प्राथमिक अवस्था में ही क्या करेंगे, ये इनको संक्रमित कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने किसको इन्फेक्टेड किया, सीड को इन्फेक्टेड किया, और इस सीड के जर्मिनेशन के साथ ही इन्होंने अपना जर्मिनेशन किया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सीड बॉर्न डिजीज। हिंदी में कहें तो बीजाणु जनन रोग, बीजाणुद जन्म रोग। नेक्स्ट की अपन बात करें एयर बॉर्न डिजीज। आपने फसल ग्रो करवाई, जब फसल मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, तो फसल की कटाई करते हैं। तो जब हम फसल की कटाई करने के बाद में थ्रेसिंग करवाते हैं, यानी कि सीड एक तरफ, फॉडर चारा जो है वो एक तरफ स्टोर करने के लिए क्या करवाते हैं, हम फसल की थ्रेसिंग करवाते हैं। तो जैसे ही हम फसल की थ्रेसिंग करवाते हैं, तो सपोज करो ये प्लांट किससे संक्रमित है, कवक से संक्रमित है। तो जब ये प्लांट जो है अपना जनन करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, तो इसी के साथ कौन जनन करेगा, स्पोर भी तो जनन करेंगे। तो ये स्पोर क्या बन जाते हैं, संख्या में बहुत अधिक बन जाते हैं। जब ये संख्या में बहुत अधिक बनते हैं, तो जब हम फसल की थ्रेसिंग करवाते हैं, यानी कि फसल कटाई करने के बाद में फसल को से दाने इकट्ठे करते हैं, हम बीज स्टोर करते हैं। तो जब थ्रेसिंग होती है, तो इन फंगस के जो स्पोर होते हैं, उनमें से कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो बीज पे चिपक जाते हैं, कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो चारे पे चिपक जाते हैं, और कुछ हल्के स्पोर ऐसे होते हैं जो हवा के साथ उड़ जाते हैं। एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में 1-2 किलोमीटर के एरिया तक तो वो क्या होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट अगले वर्ष जैसे ही हम फसल को क्या करवाते हैं, वापस ग्रो करवाते हैं। तो सपोज करो कि ये सीड है, इसको हमने ग्रो करवाया। जैसे ही इसको खेत के अंदर हमने फसल उगाने के लिए बीज को मिट्टी में डाला, जब ये बीज जर्मिनेशन करेगा, अपना अंकुरण करेगा अपना, और ज़मीन से बाहर आएगा ये, और इस बीज का जर्मिनेशन हम कब करवाएंगे, जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जब अनुकूल परिस्थिति होंगी। अनुकूल परिस्थितियां होने पर हम क्या करेंगे, इसका जर्मिनेशन करवाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, हम क्या करेंगे, इसका जर्मिनेशन करवाएंगे। अब परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसका मतलब नमी भी प्रेजेंट है, टेम्परेचर भी कम है। तो जैसे ही नमी प्रेजेंट होती है, तो जो हवा में उड़ने वाले स्पोर थे, अब वो क्या करेंगे, इस सीड के जर्मिनेशन से जो पार्ट वातावरण में बाहर है, हवा में प्रेजेंट है, कौन सा पार्ट, उसका स्टेम यानी कि तना, उसकी लीफ यानी कि उसकी पत्ती कहाँ प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है वातावरण में। तो ये हवा के अंदर उड़ते उड़ते क्या करते हैं, ये जो पादप होते हैं, इनके जो वायवीय भाग होते हैं, इनके ऊपर चिपक जाते हैं। ये इन वायवीय भागों पे चिपक जाते हैं। जैसे ही ये स्टेम पे और लीफ के, पत्तियों के और तने के वायवीय भागों पे चिपक जाते हैं, तो इनके साथ क्या करते हैं, ये एक सहजीवी संबंध के रूप में, या सेप्रोफाइटिक परजीवी के रूप में, या मृतोपजीवी के रूप में, जैसा इनका खुद के लिए एनवायरनमेंट होता है, उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये इनसे अपना जर्मिनेशन कर लेते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों के कारण ये धीरे धीरे क्या करते हैं, उनसे पोषण का अवशोषण करते रहते हैं, पोषण का अवशोषण करते हैं, और अपनी क्या करना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, अपनी वृद्धि शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये अपनी वृद्धि करते हैं, तो जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने जन्म लिया किससे, एयर से, वायु जन्मोद्भिद बोलते हैं इनको।
एयर बॉर्न, एयर मीन्स वायु, बॉर्न मीन्स जन्म, डिजीज मानी रोग, जिस रोग का जन्म किस में हुआ हो, हवा में हुआ हो, वो सब क्या कहलाते हैं, एयर बॉर्न। नेक्स्ट आता है सोइल बॉर्न, सोइल मानी मृदा, बॉर्न मानी जन्म, डिजीज मानी रोग, जिस रोग का जन्म किस में हो, मृदा में हो, जिस रोग का जन्म किस में होए, मृदा में हो, वो क्या कहलाते हैं, सोइल बॉर्न डिजीज। जैसे आपने इस बार फसल की थ्रेसिंग करवाई तो कुछ स्पोर हवा में उड़े, कुछ स्पोर बीज पे चिपक गए, वैसे ही कुछ बीजाणु ऐसे भी तो होते हैं जो ज़मीन में गिर जाते हैं। अगले वर्ष या अगले सीजन में जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो उन अनुकूल परिस्थितियों में वो स्पोर, वो बीजाणु किस में जन्म लेते हैं, किस में अपना जर्मिनेशन करते हैं, मृदा में अपना जर्मिनेशन करते हैं। और जैसा भी जो भी उनको प्लांट मिलता है वो उसको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो संक्रमण जो प्राथमिक इन्फेक्शन है, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक इन्फेक्शन मानी संक्रमण, मेथड मानी विधि। प्राथमिक संक्रमण की जो विधियां हैं उसमें 3 विधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो बीज से उत्पन्न होने वाले रोग, एक वायु से उत्पन्न होने वाले रोग और एक मृदा से उत्पन्न होने वाले रोग। तो इस तरीके से ये 3 जो हैं इनके जन्म लेने के प्राथमिक संक्रमण की विधियां हैं टोटल जो हैं। अब ये संक्रमण जो है इन्होंने जन्म तो ले लिया प्लांट पे, प्लांट के ऊपर इन्होंने जन्म लिया, अपना संक्रमण स्टार्ट किया। अब इसके सिम्टम्स कैसे होंगे प्लांट बॉडी पे, जैसे इन्होंने इन्फेक्शन स्टार्ट किया अब उनके सिम्टम्स प्लांट बॉडी पे कैसे होंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन प्लांट, सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन प्लांट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखेंगे अपन सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन प्लांट्स, पादपों में रोग के लक्षण। पादपों में रोग के लक्षण, हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम, पादपों में रोग के लक्षण। कि पादप के ऊपर एक पैथोजन ने अपना संक्रमण तो कर दिया, लेकिन उस संक्रमण के कारण पादप कैसा दिखाई देता है, पादप पे वो लक्षण कैसे कैसे दिखाई देते हैं। पादप की सेल्स जो हैं, पादप के जो टिश्यू हैं वो आकार में बढ़ते हैं या घटते हैं या उनकी डेथ होती है या उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। 3 कंडीशन हो जाती है इसके लिए, इस सिम्टम्स के लिए 3 कंडीशन होती है मेन। तो एक होती है वो सेल क्या होए हैं, आकार में बढ़ें, या वो सेल आकार में घटें, या वो सेल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे, या फिर वो सेल की डेथ हो जाए। तो इस तरीके से आकार में बढ़ना या नहीं बढ़ना, मतलब उनकी सेल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना, तो वो उसका सिम्टम्स नहीं होगा। क्योंकि जब कोई डिजीज पैथोजन अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है, या तो सेल आकार में बढ़ेगी या सेल आकार में घटेगी या उसकी डेथ होगी। अगर उसका आकार ना बढ़ेगा ना घटेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है उसके ऊपर कोज करने वाला, उसके ऊपर रोग उत्पन्न करने वाला पैथोजन कैसा है, वायरुलेंट पैथोजन नहीं है, या वो होस्ट ससेप्टिबल नहीं है, जिसके लिए अपन ने पहले 4 फैक्टर पढ़े थे। एक था ससेप्टिबल होस्ट, एक था वायरुलेंट पैथोजन, एक था उसका टाइम और एक था फेवरेबल कंडीशन। तो चलो
आज अपन जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पे चलते हैं। नंबर फर्स्ट सिम्टम्स, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके लिए मैं आपको एक साथ ही समझा देती हूँ। एक होता है अतिवृद्धि और एक होता है अतिवृद्धन। इसको कहते हैं अतिवृद्धि और इसको कहते हैं अतिवृद्धन। इसी के साथ दो टर्मिनोलॉजी और आती है जो इनसे रिलेटेड ही हैं, वो भी मैं आपको एक बार यहीं लिख देती हूँ। जैसे ये हाइपरट्रॉफी, इसका अपोजिट हाइपोट्रॉफी। ये है हाइपरप्लेजिया, यहाँ आएगा हाइपोप्लेजिया। एक है हाइपरट्रॉफी, एक है हाइपरप्लेजिया और एक है हाइपोट्रॉफी और एक है हाइपोप्लेजिया। ये है अतिवृद्धि। अतिवृद्धि का अपोजिट हिंदी हाइपो। अति है, इसका हो जाएगा रुद्रन, रुद्धन। रुद्धन वृद्धि और इसका हो जाएगा वृद्धन। वृद्धन हिंदी थोड़ी सी इनकी डिफिकल्ट है, और रुद्धन और रुद्धन, वृद्धि और वर्धन। टर्मिनोलॉजी बहुत इजी है अगर आपको सिंपल तरीके से समझोगे। नाम है हाइपरट्रॉफी, नाम है हाइपरप्लेजिया। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। हाइपर, इसका मीन्स बढ़ना, बढ़ना। हाइपो मतलब कमी होना। हाइपर बढ़ना, हाइपो कमी होना। ट्रॉफी, ट्रॉफी और प्लेजिया, बस दो अक्षर आपको याद रखने हैं, ट्रॉफी और प्लेजिया। एक याद रख लेना, दो भी नहीं हो तो ट्रॉफी। ट्रॉफी मीन्स साइज, आकार। साइज। चार टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी भी अगर आपको याद हो जाती है तो चारों अपने आप याद हो जाएंगी। ट्रॉफी वही शब्द है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? आकार, साइज। अब सुनो सब ध्यान से एक बार। नाम है हाइपरट्रॉफी। क्या बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा। मीन्स जब कोई पैथोजन किसी प्लांट पे, प्लांट उसके लिए क्या है? एक होस्ट है। जब कोई पैथोजन किसी प्लांट के ऊपर अटैक करता है, उस अटैक के कारण उस प्लांट की जो सेल्स हैं वो अपने आकार को क्या कर लें? बढ़ा लें। जैसे सिंपल मैं आपको समझाऊँ एक एग्जांपल देके। मान लो ये कोई एक प्लांट है, इसकी ये लीफ है, इसकी लीफ की जो सेल्स हैं
वो सपोज करो इस आकार की है, इस नीचे फॉर्म में लाऊं इसको, सपोज करो कि ये इतने इतने साइज की है, ये इसकी नॉर्मल साइज है। अब इसके ऊपर किसने अटैक किया? एक पैथोजन ने अटैक किया। पैथोजन के अटैक के कारण क्या बढ़ेगा? इसकी साइज बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, और ये सेल इतने बड़े आकार की हो गई, और नंबर इनका एज इट इज है। फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सेल जो है वो 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है? 8 है। लेकिन इनका आकार क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये जो लीफ है ये आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि गेहूं की लीफ इतनी सकड़ी है तो वो चौड़ी होकर इतनी चौड़ी हो जाएगी। उसकी सेल्स आउटग्रोथ के रूप में बाहर निकल जाएंगी, गांठों के रूप में, अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकल जाएंगी, तो सेल्स का साइज बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट आता है हाइपरप्लेजिया। ट्रॉफी तो आपको मैंने समझा ही दिया, हाइपर तो मैंने आपको समझाई दिया। हाइपर का मतलब बढ़ना, और ट्रॉफी का मतलब, प्लेजिया का मतलब होता है किसका बढ़ना? नंबर का बढ़ना, संख्या का बढ़ना। संख्या का बढ़ना। क्या बढ़ेंगी? केवल संख्या बढ़ेंगी। अब आकार नहीं बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी। अब आपको इसी एग्जाम्पल से मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि जो लीफ है, सपोज करो कि उसकी टोटल 8 सेल थी। जैसे ही इसके ऊपर किसी पैथोजन ने अटैक किया तो सेल की साइज जो है वो छोटी हो गई। ये एरिया जो था वो इतना ही है, ये एरिया इतना ही रहेगा, केवल सेल्स की साइज जो है वो छोटी हो जाएगी। और जब साइज छोटी हो गई, डिवीजन हुआ, इसका मतलब कोशिकाओं ने अपना विभाजन शुरू किया। ये कोशिकाएं बढ़ गई तो किसका नंबर बढ़ा? सेल्स का नंबर बढ़ा। सपोज करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल थी, नॉर्मल सेल थी तब। जब इसके ऊपर हाइपरप्लेजिया शुरू हुआ सिम्टम्स, और ये सेल्स संख्या में बन गई 20, तो हम क्या कहेंगे? किसका नंबर बढ़ा? सेल का नंबर बढ़ा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, तो इसे क्या कहेंगे हम? हाइपरप्लेजिया। अब मैं आपको इसको शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज की भाषा में समझाऊं। जब कोई पैथोजन किसी होस्ट प्लांट पे अटैक करता है तो उस पैथोजन के कारण होस्ट प्लांट की सेल्स का आकार बढ़ना हाइपरट्रोफी कहलाता है। और किसी होस्ट प्लांट के ऊपर पैथोजन के अटैक के कारण कोशिकाओं की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरप्लेजिया। अब इसका जस्ट अपोजिट, क्या अगर किसी पैथोजन ने किसी प्लांट के ऊपर क्या किया? संक्रमण किया, और उस संक्रमण के कारण कोशिकाओं की संख्या घट जाए या कोशिकाओं का आकार घट जाए, जस्ट अपोजिट है, कोशिकाओं की संख्या या उसका आकार घट जाए। अगर आकार घटेगा तो वो क्या कहलाता है? हाइपोट्रोफी। और अगर उसका नंबर घटता है, संख्या घटती है, तो वो क्या कहलाता है? हाइपोप्लेजिया। जैसे सिंपल आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि ये प्लांट की लीफ, इसकी जो सेल्स हैं, इस एरिया में सपोज करो कि टोटल ये 8 लीफ थी, नॉर्मल सेल्स संख्या में 8। जैसे इसके ऊपर पैथोजन ने अटैक किया तो इन सेल्स की संख्या घट गई, संख्या नंबर घट गया। ये 8 सेल थी, अब ये सेल
संख्या में 6 हो गई, टोटल सेल हो गई है 6।